हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस विज्ञान का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट वाइज मैं लेके आप लोगों के लिए आ चुका हूं। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स। अगर आप लोग अभी तक कहीं साइंस नहीं पढ़े हैं तो आप यहां से पढ़ना शुरू करिए। ये एकदम रियल पेपर जैसे प्रश्नों का सेट है, ठीक है। जब आप क्वेश्चनों को देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद फील आ जाएगा कि ये वाक्यों में रियल क्वेश्चन जैसे हैं या रियल पेपर के क्वेश्चनों जैसे हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको हर पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला में हिरण गायब हो जाए तो क्या होगा। अब देखिए, यहाँ घास है, घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ खाता है। अब बोल रहा है कि हिरण गायब हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, तभी आंसर दे पाएंगे। बाघों की आबादी बढ़ेगी, बाघों की आबादी घटेगी, बाघ घास खाना शुरू कर देगा, बाघों की आबादी घटेगी और घास की आबादी बढ़ेगी। जब ये हिरण नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो घास तो बढ़ेंगी। जब घास बढ़ेंगी तो घास को बाघ थोड़ी ना खाएगा। घास बढ़ेंगी फ्रेंड्स, लेकिन बाघों की आबादी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिरण नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो बाघ कम हो जाएंगे और घास बढ़ जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में है, बाघों की आबादी घटेगी, ठीक है फ्रेंड्स, और घास की आबादी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्थल पर 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध हो तो द्वितीयक उपभोक्ता को उपलब्ध ऊर्जा होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊर्जा का 10% ट्रांसफर होता है, इस नियम को किसने दिया था, आप बोले सर लिंडेमान ने दिया था, ठीक है। यस। अब देखिए उत्पादक स्थल पर कितने जूल हो रहा है, 100 मतलब 100 जूल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब प्राथमिक स्तर पर कितना पहुंचेगा, 10%। तो 10% मैंने लिख दिया, ठीक है। अब द्वितीयक स्तर पर पूछा जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो द्वितीयक स्तर पर पहुंचेगा फिर से इसका 10%। तो इसका हम 10% निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना बचा, एक बचा, 1/1। तो क्या हो जाएगा, 1 जूल पहुंचेगा फ्रेंड्स द्वितीयक स्तर पर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, कैसा लगा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित में से कौन सा है। 18, 17, 19, 15। टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए कैसे निकालेंगे सर, इसको इस प्रकार से जांच कर सकते हैं फ्रेंड्स कि क्षारीय ऑक्साइड कौन मतलब धातु बनाते हैं, कौन से तत्व बनाते हैं, धातु बनाते हैं कि अधातु बनाते हैं। आप बोलेंगे सर अधातु तो अम्लीय बनाते हैं। लिख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपसे नहीं आता है तो लिख लीजिए, ठीक है। अधातु क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे याद करेंगे सर, मैं अभी याद करवा दूंगा। देखिए आ से अधातु, आ से अम्लीय, याद हो गया फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब अधातु को तो मैं आपको याद करवा दिया अम्लीय, तो धातु क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर धातु क्षारीय हो जाएगा। ओके, बस इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो धातु हो जाएगा क्षारीय और अधातु हो जाएगा अम्लीय। इतना समझ में आ गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पास क्या पूछा जा रहा है, क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन होगा, धातु होगा फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ठीक है। अब चलिए आपको इन सभी में से धातु का परमाणु क्रमांक ढूंढना है। तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए जिस तत्व का 12वीं कक्षा में 1, 2, 3, 4 अगर ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या 1 रहता है, या 2 रहता है, या 3 रहता है, या 4 रहता है, वो तत्व धातु होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं 18 को, ठीक है। अब परमाणु इसका क्या करना पड़ेगा हमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो 2, 8, 8 फिर 18, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 2 और 8 10 हो गया फ्रेंड्स, और यहाँ से 18 नहीं बढ़ेगा आगे, ठीक है। देखिए 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना चाहिए, अब 8 चाहिए। तो ये देखिए 2, 8, 10, 8, 18, ये तो अक्रिय गैस हो गया फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 17 को, तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो 17 हो गया, ये भी नहीं होगा। मैं क्या बताया हूँ आपको, 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, तब वह धातु होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे चेक करिए आप तीसरे ऑप्शन को 19 को, तो 19 भी नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए जैसे 2 हो जाएगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 फिर 8, तो 2, 8, 10, 10, 8, 18, 1, 19, ठीक है। एक हाँ यही होगा फ्रेंड्स। देखिए क्योंकि 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 1 आ गया, ठीक है। तो कितना हुआ इलेक्ट्रॉन, 8, 2, 10,
10 8 18 1 19। मैं बताया था ना कि अगर 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन, तो वह हमारा क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डी को भी चेक करा देता हूँ। 2, अब देखिए 8 तो 10 हो गया ना, अब 2 8 10 हो गया। अब 12वीं कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, आप बोले सर 5 आ जाएगा, तो देखिए 5 आ गया, तो ये नहीं होगा। कितने तक होते हैं, 12वीं कक्षा में 1 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, तभी वह तत्व धातु होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सोडियम की कमी को क्या कहा जाता है। इसका आंसर मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोग सही से प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको पता हो गया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है हाइपर कैलेमिया, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है हाइपर मनेट्रोमिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाइपोमैग्नीसीमिया, ऑप्शन नंबर डी दिया है हाइपोफाइलेरिया। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपरमैनेट्रोमिया। ओके डियर फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स कि सोडियम की कमी से हमारे ब्लड का जो रक्तदाब होता है, बोले तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है। देखिए एक तो होता है पोटेशियम और एक होता है सोडियम। ठीक है, अब सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपरमैनेट्रोमिया, लेकिन पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे, अगले आने वाले पार्ट में मैं आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपको बताना है कि पोटेशियम की कमी से ब्लड प्रेशर घटता है या बढ़ता है, कि सोडियम की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है। देखिए एक की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक की कमी से ब्लड प्रेशर घटता है, तो आपको इन दोनों में से बताना है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन शामिल हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, प्लस इसमें आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। देखिए बोल रहा है कि नीला थोथा को कनेक्ट करना है, तो नीला थोथा क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए नीला थोथा CuSO4 × 5H2O होता है। ठीक है, तो नीला थोथा को आप क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो ए का तो 4 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एप्सम सॉल्ट, अगर आप इसको नहीं जानते छोड़ दीजिए। बेकिंग सोडा, बोले तो खाने का सोडा, खाने का सोडा किसे बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ मिल जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स कि कास्टिक सोडा जो होता है, ठीक है, तो कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये ऑप्शन नंबर 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट से। तो देखिए फ्रेंड्स ए का क्या बना, ए का चौथा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया है, इन्हीं दोनों में से हो सकता है, ए तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। ओके, अब देखिए एप्सम साल्ट बी का 3 से है, तो बी का देखिए फ्रेंड्स 3 से कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, और देखिए सी का आपका दिया है ए से, तो सी का ए से दिया है। ठीक है, और डी का दिया है दूसरा से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न, और ये सभी फैक्ट्सों को आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हृदय का वाल्व नहीं है, माइत्रल वाल्व, अरोटिक वाल्व, और ट्राइकास्पिड वाल्व, सेप्टम। तो देखिए फ्रेंड्स मानव का हृदय कितने चैम्बर में डिवाइड होता है, आप बोलें सर 4 चैम्बर में, मैं 4 चैम्बर बना दिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर का भाग क्या होता है, अलिंद होता है, नीचे का क्या होता है, निलय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बायां अलिंद होता है, एक दायां अलिंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दायां अलिंद। ठीक है, अब आगे देखिए ये दायां अलिंद और ये बायां अलिंद। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब आगे देखिए यहाँ नीचे निलय होगा, तो ये दायां निलय हो जाएगा, इधर इधर बायां निलय हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें बॉल्ब होते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से तो ब्लड निकलता है, आपका पूरे बॉडी के लिए सप्लाई होता है। ठीक है, यहीं इसी बॉल इसको हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, तो इस महाधमनी पर यहाँ पास बॉल्ब होता है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है, ओरोटिक बॉल्ब, क्योंकि इस महाधमनी को क्या बोलते हैं, अरोटा बोलते हैं। ठीक है, ओरोटा बोलते हैं, तो इसी के वाल्व को ओरोटिक वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और इधर जो वाल्व पाया जाता है फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पास जो वाल्व पाया जाता है फ्रेंड्स बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में, उसको माइत्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, ये सेप्टम कोई वाल्व नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है,
सेप्टम ये जो आपका दायां हृदय और बायां हृदय को अलग करने वाला यहाँ पास होता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोला जाता है? सेप्टम बोला जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेप्टम आपका हृदय का वॉल्व नहीं होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन खाली स्थान एक लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे सर? देखिए, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? आप बोलें सर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। आप पहले वाले को आंसर मत लगा दीजिए ना, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मीटर में होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, लेकिन आपको मीटर में नहीं दिया है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर में दिया है। तो कैसे सोल्व करेंगे सर? देखिए 10 की पावर, इसको 1/10 की पावर में 6 लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। आप बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको 1/10 की पावर 6 लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, अब इसको सेंटीमीटर, ये तो मीटर में है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आप बोले सर बिल्कुल, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? आप बोले सर 10 की पावर 4 बचेगा। अब ये 1/10 की पावर 4 है फ्रेंड्स, क्या है? 1/10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? आप बोलें सर 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स? आप बोलें सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुटने की टोपी को किस रूप में भी जाना जाता है? पटेला, रेडियस, क्लेविकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, पटेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेडियस कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? रेडियस एवं अल्ना आपके हाथ में पाया जाता है, ठीक है। रेडियस एवं अल्ना हाथ में आपका पाया जाता है। क्लेविकल कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? आपका ये क्लेविकल आपके चेस्ट में जस्ट गर्दन के नीचे पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाई बोन नहीं फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं आपका कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोले तो हड्डी के नाम से इसे जाना जाता है, कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, बोले तो कॉलर हड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से जरूर बनाइए, ठीक है। देखिए मैं जानता हूँ कि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एवोगाद्रो नियम आप सुने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो एवोगाद्रो संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 होता है, ठीक है। ये एवोगाद्रो संख्या होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एन ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि कार्बन के 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है, ठीक है। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 5 दूना 10 होता है, 6 दूना 12 होता है। 12 परमाणु द्रव्यमान होता है फ्रेंड्स, परमाणु भार, ठीक है। तो देखिए मैं निकाल के बताता हूँ आपको। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप बोलें सर 6 होता है, तो परमाणु क्रमांक के नीचे आता है सर 6, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट किया जाता है? ए से, ठीक है। तो ए बराबर आपका 6 दिया, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या बोले तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलें सर 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन के इतने परमाणुओं का भार कितना होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक मोल बराबर, एक मोल बराबर आपको कितना दिया है? कितने ग्राम होता है? 12 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम एक मोल के बराबर होता है, ठीक है। और एक मोल बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लें। एक मोल बराबर होता है वही 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 होता है, ठीक है। एक मोल बराबर, ठीक है। तो देखिए एक मोल का मान आपको 12 ग्राम दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पास एक मोल बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 होता है। तो मैं 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर 12 ग्राम कर सकता हूँ। आप बोलें सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए एक मोल के जगह पर मैं लिख देता हूँ 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। अब देखिए इक्वल किसके बराबर कर दूंगा? 12 ग्राम के, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास समझिए आप, जैसे कार्बन का 12 ग्राम में कितने परमाणुओं की संख्या हो रहा है? 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। तो देखिए आपको पूछा जा रहा है कि 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होगा कार्बन का। तो देखिए इधर 10 का भाग लगा दिया फ्रेंड्स, तो यहाँ 23 से 22 हो गया, तो इधर भी आपको 10 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो जब 10 का भाग लगा देंगे फ्रेंड्स तो इधर कितना बचेगा? 6.023
3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2। इतना समझ में आ गया? आप बोले सर बिल्कुल आ गया। तो इधर भी 10 का भाग लगा देंगे फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा? 1.2 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर इतना टफ क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मैं बताया ना रियल पेपर जैसा होने वाला है ये पूरा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप जरूर सभी पार्ट को लगाएंगे फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नए पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? डेंगू, मलेरिया, ब्रेन फीवर और इंसेफ्लाइटिस की निमोनिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पास डेंगू भी मच्छर के द्वारा होता है, मच्छर वाहक होता है। मलेरिया भी मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। ब्रेन फीवर इंसेफ्लाइटिस भी इसका भी वाहक मच्छर ही होता है, लेकिन निमोनिया का वाहक मच्छर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका pH वैल्यू कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूँ इसका pH वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी आप बता दीजिए। अब देखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये कहाँ से निकलते हैं? आमाशय से निकलता है। तो आमाशय के किस सेल से निकलता है फ्रेंड्स? देखिए, आमाशय में बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, तो किस कोशिका से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन चेक करिए, स्टूडेंट्स आंसर दिए होंगे, आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? देखिए, जॉर्ज ई पैलाडे ने, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने, बोथ दोनों ने, नॉन ऑफ एबव, मतलब कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स, देखिए राइबोसोम का जो खोज था ना फ्रेंड्स, देखिए हमारे शरीर में कोशिका होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, उन्हीं कोशिकांगों में से एक है राइबोसोम। अब पूछ रहा है कि राइबोसोम का खोज किसने किया है? तो इसका खोज जॉर्ज ई पैलाडे ने किया था फ्रेंड्स। लेकिन राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? तो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, खोज किसने किया था? जॉर्ज ई पैलाडे ने, लेकिन नामकरण किसने किया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। और किस सन में किए थे इसका डेट आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ, एक क्वेश्चन और है मेरा आप लोगों से कि कोशिका का खोज किस सन में हुआ था, आप उसको भी जरूर लिखेंगे। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन सभी को बनता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं भी बनता होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तितली, काकरोच, मच्छर, मकड़ी। देखिए फ्रेंड्स, कीट किसे हम बोलते हैं? जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। बोले तो कितने पैर? 6 पैर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से ऐसा कौन सा जंतु है या जानवर है कि जो कीट वर्ग में नहीं आएगा? तो देखिए 3 जोड़ी पैर बोले तो 6 पैर। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको चूज करना है। तो तितली होता है कीट फ्रेंड्स, काकरोच भी होता है, मच्छर भी होता है, लेकिन मकड़ी जो होता है ना फ्रेंड्स, उसको आप गौर से देखिए किसी दिन, अगर आपके घर में होंगे, जरूर होंगे। ठीक है, तो उनके कितने जोड़ी पैर होते हैं? 4 जोड़ी पैर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4 जोड़ी पैर होते हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे? आप बोलेंगे सर जब 4 जोड़ी पैर होंगे तो 8 पैर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कीट वर्ग में नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है, और बाकी तितली, काकरोच, मच्छर सभी आते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में महाधमनी में रक्त कहाँ से प्रवेश करता है? देखिए, मानव हृदय का डायग्राम मैं पहले भी बना के समझाया था फ्रेंड्स, अभी भी बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एक मानव हृदय का डायग्राम है। ठीक है, ये कितने चैम्बर में डिवाइड होता है? 4 चैम्बर में। ठीक है, अब इधर देखिए दायां भाग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर आपका क्या होगा? बायां भाग होगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप उल्टा बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आप जब स्क्रीन के अंदर होंगे ना तब फील करिए, वो वाला आपका ये पार्ट बन रहा है। ठीक है, अभी बाहर से आपको उल्टा लगेगा, लेकिन जब स्क्रीन के अंदर आप रहेंगे तो दायां इधर ही होगा, बायां इधर ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आप बोले सर बिल्कुल। अब इधर अलिंद होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऊपर अलिंद होगा, नीचे क्या होगा? निलय होगा। ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को थम्स अप नहीं किया तो अभी तक वीडियो को थम्स अप करके जरूर शेयर करिए। ओके, इसके आगे समझिए फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आप सभी को बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पास आओर्टा होता है, आरोटा, जिसको महाधमनी बोला जाता है। ठीक है, यहीं से जो ब्लड जो यहाँ पास प्रवेश करता है फ्रेंड्स, यही ब्लड आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, बोले तो प्रवाह होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो ब्लड प्रवेश होता है फ्रेंड्स,
अब ऊपर तो अलिंद है, नीचे नीला है, इधर दायां अलिंद है, इधर दायां नीला है, इधर बायां अलिंद होगा और इधर बायां नीला होगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके फेफड़े से रक्त शुद्ध होके आता है फ्रेंड्स, वो पहले बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है? बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से फ्रेंड्स ये आपका प्रवेश करता है, यहाँ पास कौन सा बाल्ब होता है? माइट्रियल बाल्ब। मैं अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, यहीं से ब्लड आपका आता है बायां नीला में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बाएं नीले से आपका आयोर्टा बोले तो महाधमनी में प्रवेश करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स? बायां नीला। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये कंसेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइसिन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो माल्टोज होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ग्लाइसिन ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो ग्लाइसिन क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मैं बोला ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाला है, जैसा कि मैं आप सभी को पहले भी बोला था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कुछ आप भी मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, तब ना पता चलेगा। मैं इतना बनाता हूँ आपके लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ढूंढता हूँ, इसके बाद सेट करता हूँ, लिखता हूँ, टाइपिंग करता हूँ खुद से पूरा, है ना। तो इतना मेहनत लगता है। प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करिए फ्रेंड्स। ठीक है, तभी मैं आगे पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न और आप लोगों के लिए इसी तरह से कंटेंट लेके आ पाऊंगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आप अपना प्लीज़ रिस्पॉन्स जरूर दिखाएं, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ओके, देखिए क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि ऑक्टोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? मोलस्का, पेलेसाइपोडा, सिफेलोपोडा और नॉन ऑफ एबोव। तो बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लगा देंगे ऐसे, एग्जामिनर लगा देगा ऐसे। ऐसा क्यों सर? देखिए आपसे संघ फाइलम नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स। जब संघ पूछता, फाइलम पूछता, तब आप मोलस्का करते, लेकिन आपसे वर्ग पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो किस वर्ग के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस? सिफेलोपोडा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, जो जंतु जगत का क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण, उसको आप क्रम से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे देखिए पहले संघ आता है कि वर्ग आता है कि फिर क्लास आता है कि आर्डर आता है ना। ये सब आप कमेंट सेक्शन में क्रम से लिखेंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं आता है आपसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं इसके लिए आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये पूछा भी जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की जैविक प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक सत्य मछली है? सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश। आप बोलेंगे सर ये सब मछली हैं, तो सब आंसर होगा क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये सत्य मछली नहीं है। सिल्वर फिश सत्य मछली नहीं है, नाम के लिए मछली है। ठीक है, जेली फिश भी मछली नहीं है, कटल फिश भी मछली नहीं है, फ्लाइंग फिश ये आपका सत्य मछली है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फ्लाइंग फिश मत्स्य वर्ग में आता है, इसलिए ये आपका मछली सत्य मछली हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, स्टार्च। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। ठीक है, और ये सभी मानव निर्मित बोले तो कृत्रिम कृत्रिम बहुलक हैं। ठीक है, बैकेलाइट हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये कृत्रिम बहुलक हैं, लेकिन स्टार्च जो होता है आपका ये एक प्राकृतिक बहुलक होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ अगर अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, तभी आपको हर पार्ट का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।